गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा कल के लेक्चर में हमने लैटराइट मृदा के बारे में पढ़ा था और कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस भी किए थे कि लीचिंग क्या होता है, निक्षालन बेटे जैसे हम एग्ज़ाम्पल लें, अगर हम छलनी देखते हैं ना किचन में यूज़ करते हैं, या हम गेहूँ वगैरह जो है साफ़ करते हैं तो छलनी के साथ हम सफाई करते हैं। किचन में जो छलनी यूज़ करते हैं तो उसमें देखा ना मोटे कण रह जाते हैं और जो बारीक लिक्विड मटेरियल होता है वो निकल जाता है बेटे बाहर। ऐसे ही मिट्टी के अंदर जो मोटे कण हैं वो वहीं रहते हैं और बारिश की वजह से जो बारीक कण हैं, महीन कण हैं मिट्टी के, वो बहकर पानी के साथ ही चले जाते हैं बेटा। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर लगातार बारिश होती है, निक्षालन होता है, वहाँ जो मिट्टी रह जाती है उसे लैटराइट सोइल कहते हैं। उसमें पत्थर ज़्यादा होते हैं, मिट्टी के गुण कम होते हैं, ठीक है। और ऐसी मिट्टी में हमने पढ़ा था कि चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल ऐसे इलाके हैं जहाँ पर काजू की फसल सबसे ज़्यादा होती है बेटा। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या 1 मार्क जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा जाता है कि काजू की फसल कहाँ पैदा होती है, तो तमिलनाडु आ सकता है बेटा। कॉफ़ी भी ज़्यादा जो है तमिलनाडु में उगाई जाती है। चाय के लिए असम वगैरह इलाका आ जाता है, थोड़ी बहुत चाय पैदा होती है, लेकिन जो लार्ज जो है प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं वो केरल है चाय में, और कॉफ़ी की अगर बात करें तब आंसर इसका रहता है तमिलनाडु। 2 हमारी मृदाएं रह गई थी, टोटल 6 प्रकार की मृदा है जिसमें से हमने 4 पढ़ ली हैं, और लास्ट जो है 5th नंबर पर जो मरुस्थली मृदा आ जाती है। नाम से ही पता है बेटा, मरुस्थली जो मरुस्थल में पाई जाती है। हमारी कंट्री में जो मरुस्थल है कहाँ पर है बेटा, राजस्थान स्टेट में है, और उस थोड़े से एरिया में जहाँ पर सैंड ज़्यादा है उसको बोलते हैं थार मरुस्थल, क्योंकि पूरा राजस्थान नहीं है, उसका एक पर्टिकुलर एरिया है जो बिल्कुल वेस्ट साइड में है। मैं अभी आपको यहाँ दिखाती हूँ मैप के अंदर। ये जो पर्टिकुलर एरिया है बेटा ये सारा राजस्थान है। इस सारे राजस्थान में जो है डेजर्ट सोयल नहीं पाई जाती, सिर्फ इस वाले एरिया में। ये जो एरिया है थार डेजर्ट बोलते हैं, और हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं थार मरुस्थल। इसमें रेतली मिट्टी के गुण ज़्यादा हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, रेतली मृदा या मरुस्थलीय मृदा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया सबको। अब ऐसा क्यों है, इसे मरुस्थलीय मृदा क्यों कहते हैं? इस मिट्टी में रेत आपने देखी होगी बेटा, भूरे कलर की होती है, ब्राउन कलर की, या थोड़ा ग्रे कलर, सो ब्राउन नहीं है, ग्रे कलर होता है, और थोड़ा जो है मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतली होती है और इनमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा तो इतनी अधिक है कि झीलों से जो जल वाष्पीकृत होता है उसे कहने का नमक बनाया जाता है। राजस्थान में भी झीलें हैं, और शुष्क जो थोड़ा बहुत वहाँ पर रेनफॉल होता है तो उसकी वजह से जो पानी इकट्ठा होता है, जब वो सूख जाता है तो वहाँ पर बाकी जो बच जाता है उस स्पेस पर उसे नमक बनाया जाता है बेटी। पानी सूख कर जो है सूख जाता है तो उसका निशान रह जाता है ना, हम घर में भी देखें, अगर फर्श पे पानी गिरा होता है तो सूख जाता है तो उसके निशान रह जाते हैं। ऐसे ही रेतीले इलाके में जब वर्षा होती है और वो वर्षा की बूंदें रेत के साथ मिक्स होती हैं तो रेत में पहले से ही नमक की मात्रा अधिक होती है, लवणीय होती है, और फिर उसको कलेक्ट करके जो है नमक, खाने वाला नमक बनाया जाता है बेटा। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण, शुष्क जलवायु है, क्लाइमेट देखो क्या है, बिल्कुल ड्राई, बहुत
कम नाम मात्र की रेनफॉल होती है। 0 से 20 सेंटीमीटर जो रेनफॉल इस इलाके में होती है पूरे साल में, बहुत कम वर्षा होती है बेटा। अगर हम अपने एरियाज़ की बात करें तो यहाँ पर ईयर जो है 150 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर रेनफॉल जो है रिकॉर्ड है बेटा, और यहाँ पर होती है सिर्फ 20 सेंटीमीटर। इसलिए यहाँ की जो जलवायु शुष्क है, बिल्कुल ड्राई है। जैसे लू चलेगी अब हमारे इलाके में तो वहाँ सारा साल ऐसा ही मौसम रहता है, दिन का और रात को ठंड हो जाती है। और उच्च तापमान यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण जो जल वाष्पन है दर अधिक है। वाष्प यानी कि जितनी भी ह्यूमिडिटी, थोड़ी बहुत भी अगर कहीं आर्द्रता है तो वो भी आर्द्रता किस में बदल जाती है, इवेपोरेशन में, जल वाष्पन में, जिसके कारण मृदा में ह्यूमस और नमी जो है बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। ह्यूमस और नमी, ह्यूमस तो मतलब ही नहीं है क्योंकि वहाँ डेजर्ट एरिया है, पेड़ पौधे नहीं हैं, ठीक है। पेड़ पौधे जहाँ पर होते हैं उनकी पत्तियाँ ही डीकम्पोज होके ह्यूमस जो है कंपोज बनाती हैं बेटा। तो वहाँ पर तो कोई पेड़ पौधे ही नहीं है, जिसकी वजह से मृदा जो है उसमें ह्यूमस भी नहीं है और ह्यूमिडिटी भी नहीं है। नमी, आर्द्रता, ठीक है, क्योंकि पानी नहीं है तो नमी कहाँ से आएगी बेटा। तो मृदा की सतह से के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों जो क्या होता है बेटा, चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल संयंदन अवरुद्ध हो जाता है और कृषि योग्य बनाया जा सकता है। जैसे पश्चिमी राजस्थान यानी कि रेत ही रेत है, वहाँ पर चूने के कंकर की सतह, जितने भी हमारे ये मार्बल्स हैं, वहाँ पर इस टेम्परेचर की वजह से और जो है वहाँ पर प्रेशर की वजह से क्या बनते हैं, मार्बल्स, चट्टानें जो हैं अर्थ के अंदर ऐसी ऐसी जो है मार्बल को ग्रो करती है, जिसको हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। कितने कलर का ये मार्बल जो है हम यूज़ करते हैं अपने घरों में बेटा। तो ये वहाँ पर जो रेत है वो प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से हार्ड हो जाती है और किसका रूप ले जाती है, स्टोन का, मार्बल का बेटा। तो वहाँ पर सिंचाई थोड़ी बहुत की जाती है, थोड़ी बहुत खेती भी होती है। जैसे हमारे यहाँ पर जो यमुना लिंक का जो पानी है, यमुना नदी का, वो राजस्थान तक पहुँचाया गया है। तो यहाँ कह लो आप जयपुर, अजमेर, इन इलाकों में खेती बाड़ी जो है वहाँ पर पॉसिबल हो सकी है। लेकिन थार डेजर्ट में आज भी रेतीले मरुस्थल है। लास्ट हमारी जो है सोयल टाइप रहेगी ये बेटा वन मृदा, जो पहाड़ों पर पाई जाती है। यहाँ पर पिक्चर जो है नहीं दी हुई, वन जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, उन पेड़ पौधों में फिर क्या पाई जाएगी बेटा, ह्यूमस नेचुरली है। ह्यूमस होगी तो नमी भी होगी। तो इसलिए जो वन मृदा है वो बहुत उपजाऊ होती है, खेती बाड़ी बहुत आसानी से हो जाती है, पेड़ पौधे, और जहाँ ग्रीनरी होगी वहाँ पर आर्द्रता की मात्रा अधिक पाई जाती है बेटा। ये जो मृदाएं हैं पहाड़ों पर, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पाई जाती है बेटा। इन मृदाओं का जो गठन है पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। जो नदी घाटियाँ हैं पहाड़ों के ऊपर, वहाँ पर दोमट और सिल्टदार मिट्टी पाई जाती है। दोमट जिसमें दो मिट्टियों का मिश्रण हो बेटा। कौन सी दो मिट्टियाँ, एक चीकनी मिट्टी और एक रेतली मिट्टी। रेतली मिट्टी क्यों है, क्योंकि पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं और नदियों में जो पानी की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है और वो स्पीडली जो है पहाड़ों से नीचे उतरती हैं। तो क्या करती हैं, उसकी रफ्तार की वजह से जो पहाड़ हैं उनके कुछ जो कण हैं वो टूटकर नदी के साथ बह जाते हैं और जिससे दोमट और सिल्टदार मिट्टी का निर्माण होता है बेटा। ऊपरी डालों पर जो मिट्टी है उसके कण मोटे होते हैं। जैसे जैसे वो तराई क्षेत्रों में नदियाँ आती हैं वहाँ पर मिट्टी के जो कण हैं वो बारीक होते जाते हैं, महीन होते जाते हैं और नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में जलोढ़, पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं।
मृदा जो है अगर नदी घाटियों की थ्रू आ रही है और मैदानों में उसका जमाव हो रहा है तो वो उपजाऊ ज़मीन होती है। क्यों? क्योंकि मिट्टी जो है हर साल बिछती रहती है मैदानों में, रिवर्स अपने साथ मिट्टी लेकर आती है बेटा। मृदा अपरदन और संरक्षण लास्ट टॉपिक रह गया हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी 5 जो है मार्क का इसमें से क्वेश्चन पुट किया जाता है कि मृदा अपरदन क्या होती है और इसका हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं बेटा। मृदा अपरदन क्या होता है? कटाव, मिट्टी का कटना। मृदा का जो कटाव है और उसका जो बहाव है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपरदन। जो फर्स्ट लेयर होती है सोयल की उसमें कटाव होना यानी मिट्टी का कटना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं। अब मिट्टी का कटाव जहाँ से हुआ वहाँ से मिट्टी उखड़ गई, लेकिन वो मिट्टी बहकर पानी के साथ कहीं ना कहीं फिर दोबारा से डिपॉजिट होती है, अपरदित होती है, जमा होती है। तो इस तरीके से मिट्टी का बनना और बिगड़ना दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। पहाड़ों से मिट्टी कटी, ठीक है, वो कहाँ आकर बिछ जाती है? मैदानों में, यानी वहाँ की मिट्टी मैदानों में जमा हो गई। तो मृदा का कटाव पहाड़ों पर हुआ और उसका जो निर्माण है वो मैदानों में हो गया। तो इसलिए ये दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं, दोनों में संतुलन होता है। मानवीय क्रियाएं इनको प्रभावित करती हैं क्योंकि नेचर जो है बेटे वो नेचुरली अपना प्रोसेस करती रहती है। जहाँ भी कमी होती है, गड़बड़ होती है, नेचर उस कमी को, उस गड़बड़ को पूरा कर लेती है। लेकिन फिर भी जो मानवीय क्रियाएं हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, उसकी वजह से हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कौन सी मानव क्रियाएं हैं बेटा? जैसे वनोन्मूलन। वनोन्मूलन क्या होता है? डिफोरेस्टेशन, पेड़ों का अंधाधुंध काटना, अति पशुचारण, निर्माण, खनन, ठीक है, ये सब ऐसी क्रियाएं हैं जिससे जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे पवन, हिम नदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। ये सारी जो हमारी नेचुरल सोर्सेज हैं इनको वेदरिंग जो प्रोसेस है बेटा ये क्या कर देती है? असंतुलन पैदा कर देती है। अब पवन क्या है? जिन इलाकों में तेज़ हवा चलती है, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, टेम्परेचर हाई है और वहाँ पर तेज़ हवाएं चलने की वजह से जो रेतली मिट्टी है वो एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती है। ऐसी हिम नदी है, ग्लेशियर्स है। अब जितनी भी बर्फ़ है वो भी मिट्टी के ऊपर ही जमा हुई है, ठोस हुई है। लेकिन जब ग्लेशियर टूटते हैं या मेल्ट होते हैं तो जहाँ पर वो मिट्टी के ऊपर जमे हैं वो मिट्टी भी साथ बहा कर ले जाते हैं। इसी तरह जल, लगातार बारिश होना या रिवर्स वाटर जो है वो भी अपरदन करते हैं। तो ये तीनों जो एक्टिविटीज़ हैं, एजेंट्स बोलते हैं इसको, एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। आप लोगों ने 7th में भी पढ़ा होगा। जो विंड है, रनिंग वाटर है, सी वेव्स है, ग्लेशियर्स हैं, दीज आर द एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। ठीक है, ये क्या करते हैं? मृदा को काटते हुए जो जल है, जल का एग्जाम्पल है बहता हुआ जल। किस में से बहता हुआ जल बेटा? रिवर्स के अंदर से। वो क्या करेगा? रास्ते में मृदा को काटता हुआ वाहिकाएं, वाहिकाएं क्या होती हैं? नालियाँ, नालियाँ टाइप, जैसे ये आप पिक्चर में अब नालका देख रहे हो। अब इसके अंदर से देखो पानी जब इसमें से बहा, फ्लो किया तो उसने जो आसपास की मिट्टी है उसको भी काट कर साथ में बहा के ले गई रिवर। अब वहाँ पर जो बाकी एरिया बचा, देखो वहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? इसमें नालियाँ, क्या बोलेंगे इसको? अवनालिका, ये चीज़ जो बनी है। अब इसके अंदर से जो वाटर फ्लो हुआ, आसपास की जो सोयल है उसको मिट्टी जो साथ में बह गई, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर देखो ये जो है
इसके अंदर से मिट्टी बहकर यहाँ जमा हो गई। अब पीछे इसकी क्या शेप बन गई, उस शेप को क्या कहते हैं बेटा, अवनालिकाएं। वाहिकाएं कब थी, जब इनमें से पानी पास हो रहा था। जब वो पानी पास होकर निकल गया और जो बाकी का बचा इलाका था, जो एरिया था, शेप थी, उसको बोल दिया अवनलिकाएं। नालियाँ तो कह नहीं सकते हम, इसको क्या बोला, अवनलिकाएं। ध्यान से सुने, जब ये वाहिकाएं थी यानी इनमें पानी की मात्रा थी, ठीक है, वो पानी अपने साथ जो सिल्ट है उसको बहाकर ले गया, बाकी जो पार्ट रह जाता है, जिसकी शेप रह जाती है, उसको कहते हैं अवनलिकाएं। क्लियर हो गया सबको। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती, ठीक है, इसे उत्खात भूमि, उत्खात यानी कि बैड लैंड। अब आप पिक्चर में देख ही रहे हो, क्या इस पे खेती हो सकती है, जगह जगह पर अवनालिकाएं बनी हुई हैं, ठीक है, और जो मिट्टी है वो आपस में जकड़ी हुई नहीं है, इतनी सॉफ्ट है कि अगर इसके ऊपर फिर दोबारा बारिश आ गई तो ये क्या हो जाएगा, खड्डे पड़ जाएंगे इसके अंदर। तो हमें खेती के लिए क्या चाहिए, फर्स्ट लेयर बिल्कुल सॉलिड, जो पहली परत है वो इतनी ज़्यादा जमी होती है कि हल चलाएं तब भी नहीं मिट्टी उखड़ती बेटा। तो ऐसी मिट्टी पर खेती करना मुश्किल होता है, इसको क्या कहते हैं, उत्खात भूमि। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड भी कहते हैं बेटा, खड्डे बोलते हैं ना, खड्ड, बड़े बड़े खड्डे। कई बार जो जल है विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए डाल के साथ नीचे की ओर बहता है और ऊपरी जो मृदा है घुलकर पानी के साथ, जल के साथ ही बह जाती है। इसे चादर अपर्दन, अंडरलाइन कर लें इसको, क्या बोलते हैं बेटा, शीट इरोजन। जो पहली लेयर जो है बहकर चली गई, चादर होती है जैसे पतली चादर हम बेड पे बिछाते हैं, उसको उठाएं तो नीचे जो है गद्दा होता है, कितना मोटा होता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये चादर की तरह जो ऊपरी परत है मिट्टी की, कब बहती है, जब इसके ऊपर लगातार वर्षा होती है बेटा। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, शीट इरोजन। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्रों में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहा जाता है। अब हम उन एरियाज़ की बात करते हैं जहाँ पर हवा चलती है। पहले हमने बात की जहाँ पर नदियाँ बहती हैं बेटा, तो वो कौन सा एरिया हो जाता है, पहाड़ों का एरिया। अब हम बात कर रहे हैं उन एरियाज़ की जहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं, फिर वहाँ से जो तेज़ हवा है मिट्टी को उड़ाकर ले जाती है और इस क्रिया को कहते हैं पवन अपर्दन। कृषि के गलत तरीक़ों से भी मृदा अपर्दन होता है। लास्ट के टॉपिक्स में हमने पढ़ा था मृदा अपर्दन कैसे होता है, कटाव, चाहे वो अति पशुचारण पढ़ा हमने, माइनिंग पढ़ी, खनन क्रिया पढ़ी हमने, ठीक है, तो उससे भी मिट्टी का कटाव होता है कृषि के गलत तरीक़ों से। अब कृषि में क्या गलत तरीके हैं, जब हम लगातार खेतों में पानी देते रहते हैं तो उसकी जो फर्स्ट लेयर है उसके अंदर नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, धीरे धीरे जो कृषि योग्य भूमि है उसमें उपजाऊ शक्ति ख़त्म हो जाती है और वो क्या हो जाती है, बंजर ज़मीन में बदलती जाती है। ये पॉइंट हमने भूमि निम्नीकरण में पढ़ा था, ठीक है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं। ये हिली एरिया की बात कर रहे हैं। हिली एरियाज़ में भी आपने सीढ़ी नुमा खेती पढ़ी थी ना, टेरेस फार्मिंग। तो वहाँ पर जब हल चलाते हैं और पानी दिया जाता है तो एकदम से पानी जो है स्लिप करके ढाल से नीचे की ओर बह जाता है। अगर पानी की जो क्वांटिटी है ज़्यादा होती है तो वहाँ पर भी वाहिकाएं बन जाती हैं और उन वाहिकाओं से फिर मृदा का जो कटाव है वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से जल बहाव की गति घटती है। समोच्च जुताई क्या होती है, कंटूर प्लोइंग, ये भी हिली एरियाज़ में खेती का एक टाइप है बेटा।
ढाल वाली भूमि पर सुपान बनाए जाते हैं। वहाँ कॉन्टूर प्लोइंग में क्या होता है कि जैसे सीढ़ी नुमा खेती करते हैं तो उसमें जो रुकावट है मिट्टी के साथ जो है रुकावट बना दी जाती है ताकि पानी बहकर नीचे ना आए बेटा। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। फिर वो जो ढाल बनी है उस ढाल पर मिट्टी को लगाकर पानी को रोका जाता है जिससे अपरदन की क्रिया कम होती है बेटा। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। ये भी हिमालय की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर हम टेरेस फार्मिंग, कॉन्टूर प्लोइंग ये वाली खेती की विधि है वो वहाँ पर अपनाते हैं, क्योंकि हिलीज एरिया में मैदान नहीं होते। थोड़े बहुत जो समतल एरिया है वहाँ पर लोग अपने गुजारे के लिए खेती करते हैं। तो वर्षा होने की वजह से वहाँ पर जो है लैंडस्लाइड्स ज़्यादा होती हैं तो पॉसिबल नहीं होता। तो ये हम यहाँ पर किस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं कि मृदा अपरदन किस तरीके से होता है, फिर उसका हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं बेटा। तो हम अलग अलग टाइप का अपरदन मैदानों में भी पढ़ा, पहाड़ी इलाकों में पढ़ा, रेगिस्तान इलाकों में पढ़ा, ठीक है, हिली एरियाज़ में पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से मृदा की जो परत है पहली परत कैसे उखड़ जाती है बेटा। इसी तरह बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है और फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती ताकि पानी को रोका जा सके बेटा। मेड़े बनाते हैं ना, मेड़े जैसे हम अपने खेतों में पटरियाँ सी बना देते हैं ताकि खेत का पानी जो है दूसरे खेत में ना जा सके। ऐसे ही हिली एरियाज़ में भी जो है घास की पट्टियाँ उगा देते हैं। घास क्या करती है, फिर मिट्टी को जकड़ के रखती है, उससे जो सीपेज है वाटर की वो कम होती है। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती हैं। इस तरीके को पट्टी कृषि, स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। पेड़ों को कतारों में लगाकर शेल्टर बेल्ट, ये सारा जो है संरक्षण के उपाय हैं। और इस तरह हम पश्चिम भारत में रेत के टीलों का जो स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो हम मिट्टी का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, ये तरीके अपनाकर बेटा। तो क्वेश्चन आंसर्स में आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपने टॉपिक खुद ही रीड करना है। चैप्टर हमारा बेटा कंप्लीट हो गया है। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। ये जो MCQs है ये अभी कर लेते हैं। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? जो लोहा है एक बार जब धरती से खोद कर निकाल लिया जाता है तो उसका रीयूज़ करते रहते हैं, क्योंकि उसको एक बार यूज़ करने के बाद वो ख़त्म नहीं होता भी वन टाइम हमने उसको यूज़ किया और वो ख़त्म हो गया। नो, उसका जो स्क्रैप है उसको बार बार हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किस में आएगा? नवीकरणीय योग्य संसाधन, रीन्यूएबल सोर्सेज में आता है बेटा। नेक्स्ट है ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा कहाँ बनती है? समुद्रों के पास। समुद्रों की जो लहरें हैं उनकी स्पीड को देखो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं टाइडल एनर्जी। ये किस प्रकार का संसाधन नहीं है? टाइडल एनर्जी क्या है? ये हमारा गैर परंपरागत संसाधन है, क्योंकि ना तो समुद्र की लहरें ख़त्म होगी और आराम से उस लहरों से हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं बेटा। तो ये पुनः पूर्ति योग्य हैं, मानवकृत हैं, अचक्रीय हैं यानी रिसाइकल नहीं हो सकता, या अजैव है। अजैव तो है ही है बेटा, क्या है ये? ये अबायोटिक हैं, पुनः पूर्ति योग्य है, दोबारा भी हम इसकी पूर्ति कर सकते हैं, मानवकृत है। तो क्या नहीं है ये? अचक्रीय, ठीक है। और नेक्स्ट जो है इसका पुनः पूर्ति योग्य, जो इसका आंसर रहेगा बेटे पुनः पूर्ति योग्य नहीं है बेटा। इसको दोबारा से हमें बनाना पड़ता है, इसको हम रीयूज़ नहीं कर सकते। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? पंजाब में जो डिग्रेड हो रही है ज़मीन, लगातार वहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं किसान, सिंचाई करते हैं, उसकी वजह से उसकी जो क्वालिटी है वो कम होती जा रही है बेटा। तो क्या आएगा? अधिक सिंचाई। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? सोपानी,
यानी स्टेप के साथ जो खेती की जाती है वो कहाँ होगी? उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या है बेटा? पहाड़। बाकी तीनों मैदानी इलाके में है, पंजाब, हरियाणा, यूपी। उत्तराखंड जो है वो हाइट पर है, वहाँ पर तीनों जो रेंजेस हैं हिमालय की वो पास होती हैं। ठीक है। और फिफ्थ है हमारा MCQ, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है बेटा? महाराष्ट्र में। जम्मू कश्मीर में नहीं पाई जाती। राजस्थान में हमने अभी पढ़ी मरुस्थलीय मृदा है। और झारखंड में क्या है? मैदानी यानी कि जलोढ़ मृदा। तो क्या रह गया ये? महाराष्ट्र बेटा। बाकी जो ये क्वेश्चन है आपका सेकंड और थर्ड, इसके सब पार्ट हैं। जियो में बहुत कम क्वेश्चन है टेक्सचुअल, हमें सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे टॉपिक वाइज, तो वो मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी। टिल देन गुड बाय।